नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. माथा झारखंड से। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन से गॉल ब्लैडर पॉलिप को कैसे क्योर करेंगे इस पर बात करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल हम बताएंगे ये बहुत सारे पेशेंट पर आजमाया हुआ है और वो पेशेंट पूरी तरह से इस प्रकार के सिम्टम से क्योर हो गए हैं। तो देखिए, गॉल ब्लैडर में जो पॉलिप बनता है वो गॉल ब्लैडर के इनर लेयर पर होने वाली एक प्रकार की एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। हम लोग इसे एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ मसल्स कह सकते हैं या एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ नोड कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ वार्ड्स कह सकते हैं या लिम्फ नोड कह सकते हैं। किसी भी रूप में मुख्यतः ये पॉलिप के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं, इनका ग्रोथ इरेगुलर डेवलप करते जाता है और इसमें पेन या इसकी वजह से कुछ परेशानी पेशेंट को होने लगती है, तब इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे इसका कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन सोनोग्राफी से इसका पता चल जाता है कि एक गॉल ब्लैडर में पॉलिप का निर्माण हो चुका है। पॉलिप का साइज अगर बढ़ता गया, निरंतर बढ़ता गया, तो दर्द होगा और शरीर में एक प्रकार का हैवीनेस महसूस होगा। अपर एब्डोमेन में लगता है कि कुछ भारीपन महसूस होगा। वॉमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहेगी, गैस ज़्यादा बनेगा और पेशेंट को कभी कभी चक्कर भी आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम इसमें अपीयर होते हैं जो पॉलिप के कारण या पॉलिप सोनोग्राफी में डिटेक्ट होने के कारण ये सब सिम्टम उसके लिए समझा जाता है। और हम लोग जो ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में चलाते हैं वो S2C4, LYMPH1 A3 और GE का D6 से एक कम्बिनेसन बना करके 10 ड्रॉप 3 टाइम बिफोर मिल देंगे और एक कम्बिनेसन F1C1 VEN1 F1 और WE का D3 से एक कम्बिनेसन तैयार करेंगे और 5 ड्रॉप 4 टाइम। ये कुछ दिन चलने के बाद, 3 माह इसे चलाने के बाद एक सोनोग्राफी करके फिर से ये पता करना पड़ता है कि पॉलिप का कंडीशन क्या है, क्या पूरी तरह वो डिजॉल्व हो चुका है या जो भी उसकी वास्तविकता है वो पता चल जाती है। जनरली ये 3 मंथ के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। इस प्रकार के मरीज को अपने लाइफ स्टाइल में, रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करना पड़ता है। एक साधारण जीवन, नॉर्मल लाइफ स्टाइल, भोजन में कह सकते हैं कि सादा सादी भोजन जो आसानी से पचे, स्वच्छ जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा में रेस्पिरेशन बैठ करके सुबह शाम कम से कम आधा घंटा करना और रिच फूड, ऑयली फूड, जंक फूड ये सब चीज़ से थोड़ा परहेज करें। ऐसा भोजन ले जो आराम से पच जाए, पेशेंट को खाने के बाद किसी प्रकार का एग्रावेशन शरीर में ना हो, पचने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार के मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और पेशेंट दवा के साथ साथ किसी प्रकार की खटाई ना लें तो बहुत ही अच्छा है। रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और पेशेंट इस प्रकार की समस्या से क्योर हो जाता है। धन्यवाद।